प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड के तीसरे चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम में के एक एक गद्यांश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी हैंड रिटेन नोट्स। एक एक गद्यांश को पहले मैं बुक में समझाऊंगा, उसके बाद इस नोट्स में बताऊँगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपका एक भी अंक ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक गद्यांश को सीधा आपके दिमाग में छापते हैं। देखिए, आप लोग अगर चैप्टर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग करिएगा क्या कि एक बार चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू ले लीजिएगा कि चैप्टर में मेन चीज़ें क्या हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है चीज़ें समझ में आए। लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप एक एक प्रश्न को हल कर लेंगे। मैं इस तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है? इसलिए टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, गद्यांश आपका पहला दिया गया है, नस्तर तेज था, यहाँ से शुरू होता है और कितनी अजय तक जाता है। अब मान लो यही गद्यांश आपके एग्जाम में आ गया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शुरू के दो शब्द एक तरफ लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट के दो शब्द दूसरी तरफ लिख देंगे, फिर डैश डैश कर देंगे। अब इसके नीचे के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस को भी देखेंगे, फिर गद्यांश की व्याख्या में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछ ले या फिर ये कह दे कि गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पहला नंबर डाल देना है हेडिंग, और लिखेंगे लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पाठ का नाम में रॉबर्ट नर्सिंग होम में। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है? दूसरा नंबर है मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। ऐसे ही गद्यांश में आपको ढूंढना है, आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। बस आपको लिख देना है कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की हैं। उसके बाद देखो, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा। अब देखिए, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि मदर टेरेसा ने क्या बोली थी। वो बोली कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, और हम दोनों एक हैं अभी भी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मदर टेरेसा जो थी वो एक रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी, ठीक है ना? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक बार अपने रिश्तेदार को ले गए वहाँ पे इलाज करवाने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की बातचीत किसके साथ हुई? मदर टेरेसा के साथ हुई, ठीक है ना? तो मदर टेरेसा से कन्हैयालाल मिश्र जी ने उनके लाइफ के बारे में कई चीज़ें पूछी, बहुत सारी जानकारियाँ पूछी, ठीक है ना? तो उसी में उन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया था कि आप जो हैं फ्रांस की हैं। मदर टेरेसा से बोले कि आप फ्रांस की हैं, और क्रिस्ट हेल्ड नाम की भी एक नर्स वहाँ पे रहती थी, ठीक है? क्रिस्ट हेल्ड नाम की, चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे। कहे कि आप जो क्रिस्ट हेल्ड नाम की नर्स है वो जर्मनी की है, जबकि फ्रांस और जर्मनी में बहुत शत्रुता है। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। क्योंकि आप लोग 7, 8, 9 में इतिहास पढ़े होंगे तो हिटलर को ज़रूर जानते होंगे, ठीक है ना? कन्हैयालाल जी बोले कि हिटलर जो था वो जर्मनी का था और फ्रांस से उसकी बहुत शत्रुता थी। फ्रांस के लोगों को उसने बहुत ज़्यादा कष्ट भी दिया था, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई थी। फिर भी आप लोग जो हैं जर्मनी की स्त्री के साथ, मदर जी से बोले कि जर्मनी की स्त्री के साथ आपका इतना लगाव कैसे है, यानी क्रिस्ट हेल्ड के साथ आपका इतना लगाव कैसे है। तभी वो बोली, कौन बोली? मदर टेरेसा बोली कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। बस इतना आपको आंसर में लिखना है, ठीक है ना? थोड़ा मैं आपको बेसिक बताया हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, जिससे हम दोनों एक साथ हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग चौथे नंबर पे कि इस गद्यांश में लेखक ने संकेत दिया है कि कुछ लोगों के बुरा होने से हमें आपसी सेवा भावना एवं परोपकार की भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर मदर टेरेसा चाहती तो कभी भी उसके साथ व्यवहार नहीं रखती, क्रिस्ट हेल्ड के साथ कभी भी व्यवहार नहीं रखती, क्योंकि वहाँ का ही हिटलर जो था उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया। लेकिन मदर टेरेसा जो है उनके साथ बराबर प्रेम भाव से, लगाव से रहती थी, ठीक है ना? तो यही चीज़ आपको लिख देना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो रेखांकित अंश से यहाँ तक है। अब मान लो एग्जाम में क्या करे, यहाँ से हटा के आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दे, तब फिर भैया आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, पूरे गद्यांश की व्याख्या एक बार आपको बता दूंगा, ठीक है? ताकि एग्जाम में कहीं पे भी रेखांकित अंश दे दे तो आप आसानी से लिख पाएँ, आपका एक भी अंक ना कटे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने मदर टेरेसा से पूछा कि आपका
क्रिस्टहेल्ड के प्रति इतना लगाव कैसे है? तो ये बात जो थी एक चाकू के समान थी, चाकू के समान, नस्तर तेज था, अर्थात ये प्रश्न जो था चाकू के समान तेज था। जैसे चाकू किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा सकता है ना, वैसे ही ये बात जो है चाकू के समान तेज थी और इसकी चुभन भी गहरी होनी चाहिए। चुभन का मतलब दर्द या पीड़ा, इसका दुख भी बहुत गहरा होना चाहिए, परंतु मदर टेरेजा के कलेजे में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी मदर टेरेजा का कलेजा जो था उससे अछूता रहा। अर्थात कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की ये जो बात थी मदर टेरेजा के हृदय पर भी तनिक भी नहीं लगी। और वो आसानी से बोलती हैं कि हिटलर नाम का जो व्यक्ति था, जो जर्मनी का तानाशाह था, वो भले ही बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी और इस लड़की का भी घर ढह गया। किस लड़की का? क्रिस्टहेल्ड का घर ढह गया और मेरा भी। इसलिए हम दोनों एक साथ हैं, क्योंकि इसका भी काम है लोगों की सेवा करना और मेरा भी काम है लोगों की सेवा करना, ठीक है ना, और हम दोनों एक हैं। तो मदर टेरेजा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा, यानी यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि मदर टेरेजा ने ये बात इतने बेहतरीन तरीके से बोला, ऐसे बोली, वो उस लड़की के प्रेम में डूब करके ऐसे बोली कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था, अर्थात जैसे मैं क्रिस्टहेल्ड को मदर टेरेजा से अलग कर रहा था, वो ऐसा समझ रही थी, ठीक है ना। और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात दोबारा मुझे प्रश्न पूछने के लायक उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। चारों खाने दे मारने का मतलब ये है कि मुझे वो किसी लायक नहीं छोड़े, यानी दोबारा मैं उस लड़की के संबंध में उनसे प्रश्न पूछने लायक नहीं बचा। अब देखिए, मदर चली गई, मैं सोचता रहा, यानी लेखक कहते हैं कि मदर टेरेजा उस रूम से चली गई और मैं ये सोचता रहा कि भाई मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की है। अर्थात आज का ये मनुष्य जो हो गया है, इतना ईर्ष्यालु हो गया, इतना ज्वलनशील हो गया है, इतना एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखता है कि एक दूसरे की उन्नति को रोकने के लिए कितनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। कितनी दीवारें खड़ी की है का मतलब ये है कि बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, और ये बाधाएं बहुत सारी ऊंची ऊंची दीवारों के रूप में हो सकती हैं। मजबूत फौलादी दीवारें, फौलादी का मतलब कठोर दीवारें, और एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे के बीच आपसी संबंध तोड़ने के लिए वो अनेक प्रकार के खतरनाक तरीके ढूंढता है, ठीक है। मजबूत दीवारें बनाता है, भूगोल की दीवारें बनाता है। भौगोलिक दीवारों का मतलब ये है कि ज़मीन जायदाद संबंधी दीवारें, जैसे आजकल आप जानते हैं ज़मीन जायदाद संबंधी लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं कि भाई उसकी ज़मीन ज़्यादा है, मेरी कम है। भूगोल की दीवारों का मतलब ये है कि ज़मीन जायदाद संबंधी दीवारें, लड़ाई झगड़े, ठीक है। और जाति वर्ग की दीवारें, अर्थात ऊंच नीच का भेदभाव, ये मनुष्य ही उत्पन्न कर रहा है। भगवान ने तो सबको बराबर बना के भेजा है, लेकिन ये धरती के मनुष्य ही ऐसा कर रहे हैं। और कितनी मनहूस दीवारें उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा बुरी दीवारें बना रहे हैं। और कितनी नगण्य, अर्थात कुछ दीवारें ऐसी हैं जो ना के बराबर हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो अजेय हैं, अर्थात जिससे मनुष्य कभी भी उबर नहीं सकता और इन्हीं लड़ाई झगड़ों में फंसा ही रह जाएगा। तो ये व्याख्या मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे रेखांकित अंश तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी नोट्स तैयार हो जाए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु हो गया है, जिससे वह एक दूसरे की उन्नति का बाधक बन रहा है। वह एक दूसरे के विकास को रोकने के लिए अनेक प्रकार की दीवारें, जैसे ऊंची दीवारें, विशाल मजबूत दीवारें, राजस्व संबंधी दीवारें, जाति वर्ग रूपी दीवारें इत्यादि बहुत सी बुरी एवं अजेय दीवारों का निर्माण कर रहा है। देखिए, मैं आपको चीज़ अच्छी समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप धैर्य बना करके वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बस एक एक शब्द बता के यहाँ वहाँ भागने का काम हमारा नहीं होता। हम आपको ऐसा समझाते हैं कि आपका एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा गद्यांश है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं। यहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, जानना भी तो नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको शुरू में आदमियों को लिख देना है, लास्ट में जानना भी तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, गद्यांश का संदर्भ पूछा गया है, तो आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो देखिए, यहाँ पे रेखांकित अंश आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन मैं पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको बताऊँगा। देखिए, लिखा गया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं। काम रूप पहले असम का नाम था। असम आप लोग जानते होंगे एक राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो असम दिसपुर, तो असम का पुराना नाम काम रूप था, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लेखक जी कहते हैं,
कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। यानी लेखक ये कहना चाहते थे कि होम का मतलब नर्सिंग होम, ठीक है ना। यानी वो जो नर्सिंग होम था एक जादू के घर के समान लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी नर्स थीं उन सब के अंदर अलग अलग तरीके का जादू था। यानी मदर टेरेसा के अंदर कुछ अलग जादू था, क्रिस्ट हेल्ड के अंदर कुछ अलग जादू था, और मैडम मार्गरेट के अंदर भी कुछ अलग जादू था। ध्यान देना, मदर मार्गरेट जो थी वो सबसे बुढ़िया नर्स थी उस नर्सिंग होम की, और ये भी विदेशी थी, ठीक है ना। और सबसे बुढ़िया थी, लेकिन बोलने चालने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नर्स थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो नर्सिंग, वो जादू के घर के समान नर्सिंग होम जो था, उसकी सबसे बुढ़िया नर्स मदर मार्गरेट जो थी वो आदमियों को मक्खी बनाने वाले असम के जादू के समान नहीं थी। यानी ऐसा जादू नहीं जो आदमियों को मक्खी बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि असम के लोग जो है ना वो आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू सीखे रहते हैं, परंतु वो जो मैडम मार्गरेट थी ना वो मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू सीखे हुए थी। अर्थात उनके अंदर इतना अच्छा जो है व्यवहार था, उनका आचरण ऐसा था कि उनके स्पर्श करते ही अच्छे अच्छे रोगी जो है ना भाई सुधर जाते थे। यानी उनके अंदर ऐसा जादू दिखाई दे रहा था जिससे वह मक्खियों को आदमी बना लेंगी, ऐसा लग रहा था। अब मक्खियों को आदमी बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने का गुण उनके अंदर था, मैडम मार्गरेट के अंदर, मदर मार्गरेट के अंदर, ठीक है। और उनका कद इतना नाटा था, अर्थात इतना छोटा था कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, ठीक है, अर्थात छोटे कद की थी। और उनकी चाल में गजब की चुस्ती थी, कदम में फुर्ती थी, ठीक है, जैसे जैसे कदम चलती थी तो बहुत ही फुर्तीलापन था। और उनके व्यवहार में मस्ती थी, और उनकी हंसी ऐसे थी, हंसी उनकी यूँ, अर्थात उनकी हंसी इस प्रकार थी कि जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। बोरी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, यानी कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो ऐसा लगता था। और उनका काम इस तरीके से, अर्थात काम वो इस स्पीड में करती थी कि मानो मशीन मात माने, अर्थात मशीन पीछे हो जाए। काम वो उस स्पीड में करती थी कि मशीन पीछे हो जाए, मशीन उनका टक्कर नहीं ले सकती। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन है, अर्थात 40 सालों से वो रोगियों की सेवा कर रही हैं मदर मार्गरेट, ठीक है। जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, अर्थात रोगियों की सेवा के अलावा जीवन में उन्हें अब और कुछ हासिल करना नहीं है, वो केवल एक ही भाव से रोगियों की सेवा में लगी हुई हैं। अब देखिए संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया, अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखना बताऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। मदर मार्गरेट की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी चाल में गजब की चुस्ती और उनके प्रत्येक कदम में फुर्ती भरी हुई थी। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ठीक है। साथ ही उनका हंसने का तरीका ऐसा था जैसे मोतियों की कोई बोरी खुल गई हो। आगे लेखक कहते हैं कि वो काम इतने तेजी से कर रही थी कि मशीन पीछे हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस गद्यांश में लेखक ने मदर मार्गरेट की कार्यशैली, स्वभाव एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहले गद्यांश में मदर टेरेसा की और दूसरे गद्यांश में मैडम मार्गरेट के व्यवहार का वर्णन उन्होंने किया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मदर मार्गरेट कौन थी, लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा नंबर कि मदर मार्गरेट जो थी नर्सिंग होम की एक वृद्ध सेविका थी। लेखक ने उनके व्यक्तित्व को फुर्तीला, मृदुभाषी, एक गुड़िया के समान बताया है। बहुत अच्छे, वैसे भी राइटर जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। अगला है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दिया है। क्योंकि जादू होम कहा गया है नर्सिंग होम को, तो जादू होम का मतलब ये है कि नर्सिंग होम में जितनी भी नर्सें थीं वो जादूगरनी के समान थी। तो लिखेंगे, लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा दिया है क्योंकि वह रोगियों की सेवा पूर्णतः मन से करती हैं और उनके एक स्पर्श से रोगियों का दुख दूर हो जाता है। क्योंकि भाई उनका ऐसा आचरण था, उनका ऐसा स्वभाव था कि रोगी देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, ठीक है। अब देखिए अगला गद्यांश है दोस्तों, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, यहाँ से शुरू होता है और सुरक्षित रहे तक जाता है, ठीक है। देखिए कई लोग लाइक नहीं करते हैं भाई, लाइक शेयर कर दिया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग एक तरफ लिखेंगे मैंने बहुतों को, दूसरी तरफ सुरक्षित रहे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम। तो पहले की भांति आप लोग लिख देंगे पूर्वत, सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। चलते हैं अगले पेज पे और उस पेज के भी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुणी व्यक्ति का यानी जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनका लोगों पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रायः एक गुणवान व्यक्ति अपने गुणों से लोगों को आकर्षित कर लेता है, ठीक है।
साथ ही अपने गुणों से लोगों को भी गुणवान बना देता है। बस इतना आपको लिखना है, सिंपल सी चीज़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने एक गुणी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा किया है। ठीक है, गुणवान व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा किया है। अगला है, लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? तो यहाँ पे ये तीसरा गद्यांश है ना, इसमें लेखक ने मदर टेरेजा के संबंध में विचार व्यक्त किया है। ध्यान देना, ठीक है, मदर टेरेजा के संबंध में। अब देखिए, चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग जान जाएंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए अब हम पूरे गद्यांश की व्याख्या आपको बताते हैं, तभी पूरा समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, राइटर जी कहते हैं कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा। राइटर जी ये कहते हैं कि भाई अब तक मैंने ज़िंदगी में ये देखा कि कुछ नर्सें ऐसी होती हैं जो देखती हैं कि जो रोगी बहुत सुंदर है केवल उसकी सेवा करती हैं। यानी मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, अर्थात मैंने ऐसे लोगों को देखा जो केवल रूपवान थे, दिखने में अच्छे थे, अमीर घर के दिखते थे, केवल उनकी सेवा नर्सें करती थी। मैंने ऐसे देखा। ठीक है, बहुतों को धन से देखा। मैंने ऐसे देखा कि बहुत धनवान व्यक्ति थे जो केवल नर्स को अपनी सेवा में लगा सकते थे। मैंने बहुतों को ऐसे देखा जो गुणवान थे, उनकी सेवा केवल नर्स कर रही थी। परंतु मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों से ही देखा। यानी लेखक कहते हैं कि परंतु इस मानवता रूपी आंगन में, ठीक है, मानवता क्या होती है? मनुष्य के गुण, यानी मनुष्यों के गुणों से युक्त इस आंगन में मैंने आज ये देखा। आंगन में के मतलब ये है कि धरती में मैंने ये देखा कि भाई एक ऐसी नर्स जो पूरे समर्पण और प्राप्ति के साथ लगी हुई है, अद्भुत सौम्य, यानी जिसका स्वरूप बहुत अद्भुत है, मैंने कभी तक ऐसा नहीं देखा था। ठीक है, अद्भुत स्वरूप वाली एक ऐसी नर्स जो पूरे तन मन धन से लगी हुई है, और वो क्या देखकर लोगों की सेवा करती है? वो ये देखती है कि कौन रोगी सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जिस रोगी को सबसे ज़्यादा दुख है मैं केवल उसकी पहले सेवा करूंगी। मदर टेरेजा का कहना ये था। ठीक है ना, यानी मैंने ये देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, यानी कोई ऐसा रोगी जो अपनी पीड़ा से एक नर्स को प्राप्त कर रहा है, और किसी का उत्सर्ग, अर्थात एक ऐसी नर्स जिसका उत्सर्ग, जिसका बलिदान जो है सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे, अर्थात जो पूरी जिंदगी अपनी किसी की पीड़ा के लिए, अर्थात किसी को पीड़ा से दूर करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, अब देखिए गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम तो सेम टू सेम रहेगा, ये चीज़ें देखिए। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बता देते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या का हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत सारे रूपवान लोगों को देखा, बहुतों को मैंने धन से धनवान और गुणवान देखा, परंतु उत्कृष्ट मानवीय गुणों से युक्त एकमात्र स्त्री मदर टेरेजा को देखा, जो अद्भुत सौंदर्य वाली, गुणवती भी हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इतना आपको लिखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट वाला भी, और उसको भी अच्छे से समझते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल है, मुस्कानमयी है। यानी लेखक ये कहते हैं कि ये रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये अनुभव जो है इतना मुझे चमत्कारी लग रहा है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा चमत्कार, कि इस नर्सिंग होम में जितनी भी अधिक बूढ़ी नर्स हैं, जितनी बूढ़ी नर्स है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल है, उतनी ही अधिक प्रसन्न है और मुस्कानमयी है। उसका चेहरा जो है मुस्कान से युक्त है। और मैं ये देख रहा हूँ कि यह किस दीपक की ज्योत है, अर्थात यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है, ये किस दीपक का प्रकाश मिल रहा है, किस दीपक का उजाला मुझको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, आगे लेखक कहते हैं कि ये जो उजाला मुझे देखने को मिल रहा है ना, ये सेवा भावना का, ये जो इन नर्सों में मुझे भाव देखने को मिल रहा है ना, जो जितनी बूढ़ी नर्स है वो उतनी ही अच्छे से सेवा कर रही है, ये जो सेवा भावना की ज्योत मुझे दिखाई दे रही है ना, ये जागरूक जीवन की ज्योत है। ठीक है, एक जागरूक और शिक्षित जीवन की ज्योत है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, अर्थात लक्ष्य से युक्त जीवन की ज्योत है, और एक सेवा निरत जीवन की, यानी हमेशा सेवा में लगे रहने वाले जीवन की ज्योत है, और अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योत है, यानी विश्वास से युक्त एकाग्र जीवन की ज्योत है। और लेखक कहते हैं भाषा के भेद रहे हैं, अर्थात सदियों से भाषा कई प्रकारों की रही है और रहेंगे भी, भविष्य में भी भाषा कई प्रकार की रहेगी, परंतु यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, अर्थात जो ये सेवा भावना की ज्योत जो है ये जलती रहेगी।
भले ही क्रिस्टहेल्ड जर्मनी की है, भले ही मदर टेरेसा फ्रांस से संबंध रखती हैं, भले ही इन सब की भाषा अलग है और भाषा अलग रहेगी भी, परंतु इनकी ये जो सेवा भावना की ज्योत जो है ना, ये विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योत है और इनकी ये सेवा भावना की ज्योत हमेशा जलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ सेम टू सेम लिख देंगे। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवा भावना की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्ध मदर मार्गरेट के मुस्कानमयी जीवन का वर्णन किया है। अगला है दोस्तों कि लेखक ने नर्सों का जीवन कैसे बताया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेखक ने नर्सों का जीवन चमत्कारी एवं सेवा भावना से युक्त बताया है। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो पूरे की व्याख्या मैंने बता दिया है लेकिन लिखेंगे कैसे, चलो देखते हैं। लेखक कहते हैं कि सेवा भावना रूपी दिव्य ज्योति एक जागरूक, लक्ष्यदर्शी, सेवानिरत जीवन की एवं एक विश्वास से युक्त जीवन की अद्भुत ज्योति है। लेखक कहते हैं कि भाषाएं अनेकों प्रकार की सदियों से रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी, परंतु सेवा भावना की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति ही रहेगी। यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, लर्न विथ आरपी लिखना, मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।